नमस्कार। आज हम ऐसी गणित के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल, जिसको हम बोलते हैं कंपटीशन लेवल, वहां तक ये क्वेश्चन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे बीएसटीसी एग्जाम है, फिर बीएड एग्जाम है, आगे कांस्टेबल का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, हर एक में ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम इनको समझने की कोशिश करेंगे और आप भी मेरे साथ एक एक स्टेप को समझना और उसको हल करना। तो शुरू कर रहा हूं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या समझना पहले, यदि प्लस का अर्थ गुणा, यानी प्लस, जहां आपको प्लस दिखे वहां आपको क्या लेना है, गुणा लेना है। जहां आपको गुणा दिखे वहां आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। जहां आपको भाग दिखे, भाग का अर्थ हमें क्या पढ़ना है, यहाँ प्लस पढ़ना है, और माइनस को हमें क्या पढ़ना है, भाग पढ़ना है। तो हमें एक सवाल मिला, 175 माइनस 25 भाग 5 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 10, इसका मान क्या होगा इस कंडीशन में। तो हमें सबसे पहले इसने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग चलो। ये 175 अपनी जगह, इसने यहाँ माइनस है और इसने माइनस का अर्थ क्या बताया, देखो माइनस का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ आप माइनस की जगह क्या लगाओगे, भाग। उसके बाद संख्या क्या है, 25, नोट कर लो संख्या। फिर चिन्ह आया भाग का, इसने भाग का अर्थ क्या बताया, भाग का अर्थ है प्लस, यानी भाग की जगह आप क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। तो भाग की जगह मैंने लगा दिया प्लस। फिर मेरे पास संख्या क्या है, 5। फिर आ गया जोड़ का चिन्ह, और इसने जोड़ का अर्थ क्या दिया है, गुणा। तो जोड़ की जगह आपको क्या लिख रहा है, गुणा। तो 5 के बाद जोड़ की जगह गुणा का चिन्ह, फिर क्या है 20, फिर गुणा 3 है, तो गुणा का अर्थ इसने क्या दिया है, माइनस। तो यहां जो गुणा है उसको आप क्या पढ़ो, माइनस। फिर 3, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का अर्थ गुणा। तो आपको इस प्लस की जगह किसका चिन्ह लगा देना है, वापस गुणा। पहला काम, हमें सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद आपको नियम सीखना है। देखो, BODMAS, बोर्ड मास जिसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब होता है ब्रैकेट। इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। जैसे 850 का 30%, तो वो का। डी का मतलब है डिवाइडेशन, डिवाइडेशन का मतलब भाग। एम का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी गुणा। ए का मतलब है एडिशन, यानी एडिशन, सॉरी एडिशन यानी जोड़। और एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन, यानी बाकी। तो इस नियम पर गणित हमें हल करनी होती है, यानी सबसे पहले बड़ा कोष्ठक, फिर छोटा, इसी प्रकार कोष्ठक हल करते हैं। पहले सारे ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी का, फिर भाग का चिन्ह सबसे पहले हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। इस क्रम से हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमें कौन सा है, हमें ब्रैकेट मिला नहीं है, ऑफ नहीं मिला हमें, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग देना है। 175 में किसका भाग देना है, 25। तो 25 के पार्टे में आपको पता है 175 कहां आते हैं, 7। कितने बार आते हैं, 7। ऐसे भी दे सकते हो आप, यदि आपको नहीं आता है तो आप ऐसे दे सकते हो। 25 आता कितने होते हैं, 175। तो भाग कितनी बार गया, 7 बार। वो 7 आपने यहां नोट। फिर चिन्ह किसका है, प्लस का। फिर संख्या क्या है, 5 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 10। तो हमने भाग की संख्या पूरी कर ली। अब भाग के बाद नंबर किसका आएगा, गुणा। किसका आएगा, गुणा। तो जहां जहां गुणा है वहां हल करो। 7 अपनी जगह पर है, प्लस अपनी जगह पर है। 5 को 20 से गुणा करनी है, यानी 20 पांच कितने होते हैं, 20 इंटू 5 100। और इनके बीच में भी गुणा है, तो 3 इंटू 10 क्या हो गया, 30। अब ये हमारी गुणा वाली संख्या पूरी हो गई, ये पूरी कर ली, ये पूरी कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ो, 7 में 100 जुड़ेगा, ये 2 ही है प्लस की, तो कितने हो गए, 107। फिर घटाने क्या है, 30। तो 7 में से 0 गया 7,
10 में से 3 गए, कितने बचे? 7। 77 हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे इस सवाल को हम समझेंगे। अब दूसरा सवाल हल करेंगे। देखो अपना दूसरा सवाल क्या है? 2 अंकों का गुणनफल, यानी हमारे पास कोई भी 2 संख्या है, उनका हम गुणा करेंगे तो मान आएगा 97,461 दिया हुआ है, और इसका एचसीएफ हमें दिया हुआ है कितना? 21 हो, तो हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्तक आपको क्या करना है? ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इधर देखो एक सूत्र होता है, समझना अच्छे से। प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएम, ये सूत्र। पहली संख्या या प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या या दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है किसके? एलसीएम और एचसीएम के बराबर होता है। अब हमें प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या यानी 2 अंकों का गुणनफल हमें दे रखा है, और वो क्या दे रखा है? 97,461, यानी 1 2 दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 97,461 बराबर एलसीएम हमें क्या करना है? इसका ज्ञात करना है, जो अज्ञात है, इनटू एचसीएम हमें कितना मिला? 21, तो रख दो 21। अब हमें यहाँ से एलसीएम निकालना है। एलसीएम को तो यहाँ रखो, 21 यहाँ किसमें है? गुणा में, इधर लाओगे किसमें आएगा? भाग में आएगा। हमें पता है गुणा वाली संख्या का पक्षांतरण करने पर भाग में जाती है। कहाँ जाती है? भाग में। एलसीएम जो हमें ज्ञात करना है उसको इधर लिख लेते हैं बराबर, ये संख्या अपनी जगह पर है 97,461। ये गुणा वाली जो 21 थी वो कहाँ आएगी? भाग में आएगी, यानी बट्टा में आएगी। अब हमें क्या करना है? 97,461 में 21 का भाग देना है, और भाग देते हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। तो आओ भाग देते हैं। देखो 97,461 भाग देना है 21, तो 21 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौको 84, 21 पाँच 105। तो हमारी पहली संख्या क्या है? 97 97, तो 97 से कम संख्या क्या है? 84। कितनी बार गया भाग? 4 बार। 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1, कितने बचे? 13। क्या उतारेंगे? 4। 21 128, 21 आता 147, 21 8 168, 21 9 189, 21 210। अब हमारी संख्या क्या है? 134, तो 134 से कम क्या है? 126, तो 3 4 5 6 नंबर पर भाग गया 6 बार। संख्या लिखेंगे 126। 4 में से 6 नहीं जाता, उधार दिया। 14 में से 6 गया 8, 12 में से 12 गया 0, फिर क्या उतारेंगे? 6, तो भाग कितनी बार जाएगा? 1 2 3 4 बार। 21 चौके 84, फिर क्या बचे? 2, फिर हमने उतारा 1, भाग कितनी बार गया? 1 बार। 21 एका 21, तो भाग कितनी बार गया? 4641। ये अपना क्या आ गया? एलसीएम आ गया। इस सूत्र की सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम का मान। अभी तक हमने 2 सवाल हल किए थे, अब हम तीसरा सवाल लेते हैं। ये सवाल ऐसा है जो हर एक कंपटीशन में आपको पूछा जाता है, हर एक कंपटीशन में। तो सवाल क्या है? अल्फाबेट सीरीज है, इसको व्यवस्थित करना है, इसको हल करना है। देखो हमें दे रखा है बीजेड एचटी एनएन, फिर इसने एक रिक्त स्थान छोड़ा है, फिर यहाँ इसने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, यानी यहाँ पर क्या आएगा? एक मान निकालने के बाद दूसरा मान क्या आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद इसने एक रिक्त स्थान और छोड़ दिया, पीछे दे दिया जन्म। इस सवाल को कैसे हल किया जाता है समझना। इसके लिए सबसे पहले हमें आनी चाहिए पूरी की पूरी एबीसीडी। बच्चों पूरी की पूरी आप लिखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू
वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जिस क्रम में मैंने एबीसीडी लिखी है उसी क्रम में आपको व्यवस्थित, यानी फर्स्ट तेरा सीधे और अंतिम तेरा उल्टे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये तेरा वो जो वर्ण है वो सीधे लिखो। फिर जो तेरा है यहाँ से एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये उल्टे लिखो। अब हमें कैसे क्या लेना है, इधर देखो, यहां से इसने देखो बी लिया, यहां से इसने क्या लिया बी, इधर से इसने क्या लिया जेड, यानी इन दोनों के बीच में आपस में क्या हो रहा है। फिर बी के बाद इसने क्या लिया एच लिया ऊपर से, 1 2 3 4 5 6 छोड़ के, मतलब बीच में 5 रह गए और छठा इसने ले लिया एच। और इधर सबसे पहले क्या लिया होता जेड, तो कितने हटाए देखो 1 2 3 4 5 हटाकर इसने क्या ले लिया टी, यानी ये दोनों समूह बन गए इनका बीच। तो इस प्रकार एच और टी का संबंध है। अब यहां देखो बीच में कितने थे 1 2 3 4 5, एच के बाद हमें 5 गिनने 1 2 3 4 5, तो बाद में क्या आएगा एन, तो इसने क्या लिया है देखो एन लिया है। इधर हमने पहले बीच में कितने जोड़े थे 1 2 3 4 5, अब यहां से टी लिया था, अब यहां से टी से 5 और छोड़ दें 1 2 3 4 5, वापस क्या आया एन, देखो इसने डबल एन ले दिया, ठीक है। अब उसके बाद यानी एन के बाद क्या आएगा, इधर देखो एन के बाद हमें कितने छोड़ दें 5 छोड़ दें 1 2 3 4 5, तो उस तरफ वाली सीरीज से हमें क्या मिला टी, क्या मिला टी। और इधर से हम एन तक पहुंच चुके हैं, एन के बाद हमें ऊपर भी 5 छोड़ दें 1 2 3 4 5, तो वापस क्या आया एच, तो यहां क्या मिलेगा आपको टी एच, क्या मिलेगा टी एच। अब आपसे वापस प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह वापस क्या आएगा, इधर देखो समझना। अब हम कहां तक पहुंच गए, एच तक पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए एच तक। अब एच के बाद 5 छोड़ो 1 2 3 4 5, तो यहां से हमें क्या मिला बी, क्या मिला बी। और इधर हम कहां तक आ गए थे 3, 1 2 3 4 5 छोड़ के यहां मिला जेड, तो जेड को पहले लिख दो क्योंकि पहले इधर वाली सीरीज फिर ऊपर वाली सीरीज, तो यहां क्या मिला जेड जो इसने पहले ही लिख दिया, यहां वापस क्या आ गया जेड बी, ये लिखा हुआ है जेड बी, वही समझाया मैंने जो लिखा हुआ है। और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमें क्या बता रहा है टी एच, तो हमारा उत्तर क्या हुआ इस सवाल का टी एच, आंसर क्या आ गया टी एच, राइट आंसर। अभी तक हमने 3 सवाल हल किए थे, अब चौथे को समझना पहले क्वेश्चन क्या है। 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर, हमें पता है परसेंटेज है, इसका मतलब ये क्या है दर है। 9 माह यानी समय की राशि लगी हुई है, तो 9 माह क्या हो गया समय, हमें 9 महीने का क्या निकालना है ब्याज निकालना है, वो भी कौन सा ब्याज निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज, जिसको हम बोलते हैं पड़ ब्याज, क्या बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में पड़ ब्याज, तो वही पड़ ब्याज क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की जो कंडीशन है वो कैसी दे रखी है त्रैमासिक, यानी जो ब्याज का हिसाब है वो 3 महीनों में होता है। त्रे का मतलब 3, मासिक का मतलब महीने, यानी ब्याज का जो हिसाब है कितने महीनों में होता है 3 महीनों। इस कंडीशन से हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालेंगे देखो, उधार दी गई राशि मूलधन कहलाती है, ये अपना मूलधन है 16,000, जिस प्रतिशत दर से हम राशि उधार देते हैं वो हमारी दर कहलाती है, जिसके पीछे वर्ष या माह लिखा हो वो हमारा समय होता है। और अब हमें निकालना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले आपको एक बात लाइफ टाइम के लिए सीखनी है, पूरी लाइफ में काम आएगा, और वो क्या है, चूंकि ब्याज की जो शर्त है, ब्याज की शर्त वो कैसी है त्रैमासिक, क्या है त्रैमासिक। और इस कंडीशन में हमें पता है एक साल में 3 महीने कितनी बार आते हैं 4 बार, कितनी बार आते हैं 4 बार। तो हमें क्या करना होता है इसमें, समय को तो
4 गुना करना होता है, यानी 4 ही गुना करना होता है। समय को 4 गुना और दर को क्या करनी होती है 1/4। अब इस दोनों बातों को समझना, 4 गुना का मतलब है 4 की गुणा करनी है, 1/4 का मतलब है 4 का भाग देना है। बात दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ध्यान रखना। तो समय अभी क्या दे रखा है इसने, 9 माह मिले हमें समय। तो 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 × 4 9 चौक कितने हुए 36 माह। अब आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, कितने होते हैं बेटा 12 महीने। तो 12 × 1 12, 12 × 2 24, 12 × 36, तो 36 महीनों में साल कितने हो गए 3। इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं 36 × 12, 12 बटे 36 3 बार, तो इस महीने को हमने चेंज कर दिया वर्ष में, तो समय कितना आया 3 वर्ष। और दर को हमें क्या करनी है 1/4 करनी है। तो दर हमारी क्या दे रखी है अभी 20% दे रखी है। 1/4 का मतलब हमें क्या करना है 4 का भाग देना है, यहाँ गुणा करनी है यहाँ भाग देना है। समय को तो गुणा करनी है 4 की और दर को 4 से भाग देना है। तो 4 के बटे 20 कहाँ थे 5, तो दर कितनी आ गई 5%। अब जब हम इसका ब्याज निकालेंगे तो समय की जगह जो राशि प्रयुक्त करेंगे वो करेंगे 3 वर्ष, और जो दर की जगह राशि प्रयुक्त करेंगे वो करेंगे 5%, ध्यान रखना। और इस कंडीशन से हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। पहले तो आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए, याद नहीं है तो याद कर लेना, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस मूलधन। ये सूत्र है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। और यदि हमसे पूछ ले ब्याज से तो उस कितनी राशि लौटाएगा, यानी मिश्र धन पूछ ले, तो हमें इस मूलधन को माइनस नहीं करना है। मिश्र धन का ये सूत्र बन जाएगा मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। ये इतना सूत्र है, ये किसका है मिश्र धन। अब मूलधन कितना दे रखा था हमने 16,000, यानी उधार ली गई राशि 16,000 मूलधन हो गया। 1 प्लस दर की जगह हमें कौन सी राशि प्रयुक्त करनी है 5/100, और समय की जगह हमें क्या लेना है 3 वर्ष, और वापस मूलधन घटाना है, वापस क्या घटाना है 16,000। तो अब इसको हल करना है, देखो अब हमें क्या करना है, देखो 16,000 अपनी जगह पर है, तो 16,000 अपनी जगह पर है इंटू यहां में इसके बट्टा में क्या रखना है 1 और 100 का जो लघुत्तम आएगा वो क्या आएगा 100 ही आएगा। लघुत्तम क्या आएगा 100। 1 और 100 का हमें यहाँ क्या लेना लघुत्तम, सीधा मत जोड़ देना, 1 और 5 6 मत कर देना, सीधे 1 और 100 का लघुत्तम लेना होता है यहाँ। लघुत्तम क्या आएगा 100। अब 1 के बारे में 100 हमें पता है कि 1 के बारे में 1 को 100 बार बोलेंगे तभी क्या आएगा 100 आएगा, और 100 को 1 से गुणा करने पर क्या आता है 100। 100 के बारे में 100 यानी 100 में 100 का भाग 1 बार, 1 को जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5, पावर क्या लगी है 3, माइनस क्या करना है 16,000। तो ये 16,000 अपनी जगह पर है इंटू 100 में 5 जोड़ दे क्या हो गए 105, बट्टा में क्या है 100, लेकिन पावर क्या लगी हुई है 3, तो इसका मतलब है इसको 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है गुणा, ध्यान रखना। और यदि पावर 2 हो तो 2 बार लिख देना, 1 हो तो 1 बार लिख देना, और माइनस में क्या दे रखा है 16,000। अब इधर वाले पक्ष को हम काट छाट कर सकते हैं, इधर वाले को हाथ ही नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ बीच में क्या लगा है माइनस लगा है। तो 2 और 1 3 जीरो से तो हमारे क्या बन गए 3 जीरो, ठीक है। इसमें हम 5 का भाग दे सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 एका 5, इसमें 5 का भाग कितनी बार गया 2 बार। तो हमें पता है 2 का भाग 16 में जाता है कितनी बार 8। अब हमारे पास यहाँ भी 5 का भाग जा रहा है, देखो यहाँ 5 का भाग कितनी बार जाता है 20, 500 20 बार,
और यहाँ 5 का भाग कितनी बार गया? 21 बार। फिर यहाँ 5 का भाग जा रहा है 4 बार, यहाँ 5 का भाग जा रहा है 21 बार। फिर 4 का भाग 8 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार। अब हमें क्या करना है? 2, 21, 21, 21 इन तीनों की आपस में गुणा करके 2 से गुणा करनी है और उसमें से क्या करना है? 16। तो देखो करते हैं 21 इंटू 21 हमें पता है वर्ग होता है 21 का 441। अब 21 इंटू 2 क्या होता है? 21 इंटू 2 42 हो गए। इन दोनों की गुणा कर लो। 2 1 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर 1 चौक 4 चौक 16, असल गई 1, 16 और 1 17। फिर हमें क्या करना है? 2 का 2, 8 4 12, असल गई 1, 9 6 15, असल गई 1, 8 1। वापस से कर लेते हैं एक बार। 2 इंटू 1 2, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, असल गई 1 17, 2 12, असल गई 1, 9 6 15, असल गई 1 8 1। तो हमारा मान क्या है? 18500। गुणा करने पर मान आया 18522। नीचे तो कोई मान ही नहीं बचा। अब उसमें से घटाना क्या है? 16000। तो हमें पता है 16 और 2 18, तो 2000 सीधे हो गए और ऊपर क्या है मान? 522। तो हमारे जो ब्याज बढ़ा है चक्रवृद्धि वो कितना बढ़ा है? 2522। जिसको ऐसे नहीं आता है वो ऐसे लिखे और इसको आराम से हल कर ले। घटाना क्या है इसमें से? 16। 2 रो 2, यहाँ भी 2 का 2, यहाँ 5 का 5, 8 में से 6 गया 2। क्या मान है? 2522 रुपए। ये अपना बन गया चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसा अब हम 5वां क्वेश्चन समझेंगे। देखो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखो निम्न में से लीप वर्ष आपको ये 2 शब्द हमेशा के लिए फीड करते हैं। देखो एक शब्द होता है लीप वर्ष, एक शब्द होता है अलीप वर्ष। साल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है अलीप वर्ष। दोनों में अंतर क्या है? देखो ये जो लीप वर्ष होता है इसमें दिन होते हैं 366 दिन। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। जबकि अलीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। अंतर होता है 1 दिन का। और वो अंतर कहाँ आता है? वो आता है फरवरी महीने। इसमें फरवरी जो महीना है वो 29 दिन का होता है और इसमें जो फरवरी है वो अपनी 28 दिन की होती है। बाकी सारे दिन सेम होते हैं हर महीने में। क्या अब इसमें हमें कैसे पता चलता है कि भाई ये सन है वो लीप वर्ष है या ये सन है वो लीप वर्ष है? हम दिनों की तो गिनती करने जाएंगे नहीं, एक एक दिन को तो गिन नहीं सकते, तो हम कैसे पता करेंगे? देखो तो वही सीख रहे हैं हम। जब भी हमें लीप वर्ष पूछा जाए तो आपको जो सन मिले हैं उस सन में किसका भाग देना है? 4। किसका भाग देना है? 4। यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो हमेशा के लिए क्या रहता है? लीप वर्ष रहता है। याद रखना। और यदि वो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं हो तो हम उसको लीप वर्ष नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? अलीप वर्ष बोलेंगे। जैसे अभी जो 2020 चल रहा है वर्तमान में, उसमें हमने फरवरी बिताई थी पिछले कुछ दिन पहले, तो उसमें दिन कितने थे? 29। तो हमारा वर्ष कैसा? लीप वर्ष। क्यों था? क्योंकि 2020 में किसका भाग जाता है? 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, इसलिए वो कौन सा वर्ष था? लीप वर्ष। अब हमें यहाँ 4 सन मिले। देखो 1991, 1758, 1876, 1954। हमें कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा लीप है और कौन सा अलीप है? देखो यहाँ 1996, तो अंकों को जोड़ लीजिए। 9 8 17, 17 और 1 18 और 9 कितने हुए? 27। और आपको पता है अंकों का योग यहाँ 27 है। 27 में 3 का भाग जाता है, आपको पता होगा, क्योंकि 27 3 के पाठे में आते हैं। तो ये संख्या 3 से क्या है? भाज्य। जो संख्या 3 से भाज्य होगी वो 4 से भाज्य नहीं होगी। अब जैसे हो भी सकती है भाई ऐसे, जैसे 12 आ गए, 12 में 3 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रश्नल भाग ही देना पड़ेगा। 1996 ये देखो 1996 रफ में दे लो छोटे छोटे भाग, क्या दिक्कत है?
इधर है 1758, किसका भाग देना है 4। इधर हमारे पास संख्या क्या 1876, किसका भाग देना है 4। और इसमें यहां संख्या क्या मिली है 1994, भाग किसका देना है 4। तो देखिए 4 चौक 16, बचे कितने 3 39, 9 चौक 36, फिर बचे 3 38, 9 चौक 36, गया क्या पूरा पूरा, बच गए ना शेष पद। तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। यहाँ देखो 4 चौक 16, क्या बचा 1 15, 4 3 12, क्या बचा 3, फिर 8, 9 चौक 36, फिर क्या बच गए 2। इसका मतलब ये भी हमारा लीप वर्ष नहीं है। 4 चौक 16, 2 27, फिर 6 चौक 24, कितने बचे 3, फिर 9 चौक 36, देखो यहाँ भाग चला गया पूरा 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 चला गया ना, शेष पद नहीं बचा ना। तो यहाँ 4 का पूरा पूरा भाग गया है, इसमें गया 1876 में, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर ये अपना लीप वर्ष ही होगा, ध्यान रखना ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर है राइट आंसर वो क्या है 1876, ध्यान रखना, ऐसे बता देते हैं। अब इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। देखो हमने एक लंबी प्रोसेस की है, ये जो प्रोसेस है वो लंबी है। इसमें शॉर्ट तरीका कैसे यूज करते हैं वो देखो। हमने यहाँ देखो पूरी संख्या में 4 का भाग दिया था, तो आप क्या कर सकते हो, पीछे वाली यदि 2 संख्याओं में, जैसे यहाँ 98 है, यहाँ 58 है, यहाँ 76 है, यहाँ 54, यदि इनमें आप 4 का भाग दे दो 2 अंकों में और पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या भी 4 से पूरी भाज्य है, और नहीं जाता है पूरा पूरा तो वो संख्या 4 से भाज्य है नहीं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर केवल एक भाग देके आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पीछे के 2 अंक लिए 98, क्या लिए 98, और मैंने 98 में दिया 4 का भाग। तो देखो 4 गुणे कितने हुए 8, फिर 1 18, 4 चौक 16, फिर वही देखो 2 शेष बच गए ना। तो यहाँ हमें पता चल गया इस संख्या में 2 का 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या 4 से भाज्य नहीं है। इसी प्रकार आपको ये ट्राई करना है घर पर शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक आपको उपयोग में लेनी है, ध्यान रखना, उसकी सहायता से इसको हल करना है। यदि आपको ऐसे जांच करनी है, देखो 98 में 4 का भाग दिया मैंने, गया नहीं। 58 में आपको 4 का भाग देना है, जाएगा या नहीं जाएगा वो आपको पता करना है। 76 में भी किसका भाग देना है आपको 4 का भाग देना है, और 94 में भी किसका भाग देना है 4। केवल 2 अंकों में भाग देना है, या तो मैं 4 अंकों में भाग दिए। आपको शॉर्ट ट्रिक लेनी है, केवल 2 अंकों में क्या करना है भाग देना है। जिसमें 4 का भाग जाता है उस संख्या पूरी में 4 का भाग जाएगा, जिसमें नहीं जाता है वो संख्या 4 से भाज्य नहीं है। ठीक है, अच्छे से समझ लो इसको। अब हम 6वां क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। जो 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन है वो अपने आप में इतने मस्त है कि हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं, हर एक कंपटीशन। इसको बोलते हैं रक्त संबंध वाले सवाल। क्या बोलते हैं इसको? रक्त संबंध वाले सवाल। यानी एक दूसरे से कौन क्या रिलेटेड है, किसका किसके साथ क्या संबंध है, उससे संबंधित ये सवाल है। देखो अब इसको समझ रहे हैं। देखो प्रश्न क्या दिया भाई, ए की माता, ए की माँ बी के पिता की, यानी जो बी का जो पिता है, ए की जो माँ है वो बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। क्या एकमात्र पुत्री है? तो बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है वो हमें क्या करना है इसमें बताना। इसके लिए आपको आरेख विधि आनी चाहिए। कैसे? देखो ए की माता, ए यहां लिखा हमने। अब ए की चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, वो ए से क्या रहेंगे बड़े रहेंगे। यानी ए से ऊपर लिखनी है हमें ए की माता, यानी ए की हमें यहां क्या लिख देना है माता। ये ए की क्या है माता। फिर हमें क्या दे रखा है बी के पिता की एकमात्र पुत्री है ये, तो बी इसके इक्वल हुआ, बी इसके क्या हुआ इक्वल हुआ। और बी का जो पिता है तो बी का पिता बी से ऊपर रहेगा, बी का पिता, बी के पिता की एकमात्र पुत्री है ये, तो ये इसकी क्या हो गई पुत्री हो गई, ये इसकी क्या हो गई पुत्री। और एकमात्र पुत्री है तो ये की पुत्री है तो ये क्या हो गया पुत्र हो गया बी का, ये पिता, इस पिता का ये पुत्र हो गया बी। फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो बी की पत्नी
इसके इक्वल आएगी पत्नी, बी की पत्नी इसके साथ रहेगी। जो बी की पत्नी होगी उसका ए से क्या संबंध होगा, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, कैसा संबंध होगा, वो हमें क्या करना है, बताना है। तो इधर देखो, जैसे मान लो आप हो, ये आपकी माँ है या माता है, ये आपकी क्या है, माता, और ये माता का भाई है, तो ये आपका हो गया मामा। क्या हो गया, मामा। और मामा की जो पत्नी है वो आपकी क्या लगेगी, आपको पता है क्या लगेगी, वो आपके मामी लगेगी। क्या लगेगी, मामी। तो ए का इस पत्नी के साथ, जो बी की पत्नी है उसके साथ कैसा संबंध है, मामी नान देगा संबंध। कैसा संबंध है, मामी नान देगा। तो ये ए की क्या लगेगी, मामी। इसका राइट आंसर क्या है, मामी। देखो मैं इसको एक बार दोबारा बता रहा हूं, और दोबारा बताने का एक ही रीजन है, क्योंकि ये सवाल है वो हर बार हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूं। देखो ए की माता को ए से बड़ा ले रहा है, क्योंकि ए से ऊपर ही रहेगी ए की माता, चाहे उम्र में देख लो चाहे पद में देख लो, हमेशा ए से बड़ी रहेगी। तो ए से हमें ऊपर लिखना है ए की माता। फिर बी का पिता, तो बी का पिता है वो एकमात्र पुत्री है, ये जो माता है वो इसकी पुत्री है, किसकी, बी के पिता की पुत्री है ये माता, इसलिए बी क्या हो गया, माता के इक्वल हो गया। और ये बी का क्या हो गया, पिता, और इस पिता की ये एकमात्र क्या हो गई, माता, पुत्री हो गई। प्रश्न कह रहा है, हमने कह रहा है, प्रश्न कह रहा है। तो इस पिता की पुत्री कौन हुई, ये जो एक की माता है वो इसकी पुत्री हो गई। अब हमसे पूछ रहा है बी की पत्नी, तो बी की पत्नी को बी के इक्वल ले रहा है, क्योंकि समान पद को इक्वल रखा जाता है, ध्यान रखना, बराबर रखा जाता है। ये भाई बहन है आपस में, तो इनको बराबर रखा है हमने। ये भाई की पत्नी है, तो इनको भी हमने क्या रखा है, बराबर। अब यदि इसके बच्चे होते तो हम इसको नीचे लिखते, इसके यदि सास ससुर होते, ये इसके पिता होते, ये इसके पिता होते, तो इसको हम कहाँ लिखते, इसके ऊपर लिखते। इसलिए अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, बी की पत्नी, यहाँ लिख दी हमने बी की पत्नी, ए के साथ क्या संबंध है, तो ए यहाँ है, बी की पत्नी यहाँ है। ए की माता यानी अपनी खुद की माँ, वो सपोज करो ये मैं हूं, आप खुद पर सपोज करना कि ये मैं हूं, ये मेरी माँ है, ये माँ का भाई है, माँ का भाई आपकी क्या लगेगा, मामा, और ये मामे की क्या है, पत्नी है, तो मामे की पत्नी आपकी क्या लगती है, मामी। तो इस ए के साथ यानी आपके साथ इसका जो है, ये जो बी की पत्नी है उसका क्या संबंध हुआ, मामी। क्या संबंध हुआ, मामी। तो इसका उत्तर क्या होगा, मामी। अब हम अंतिम सवाल करने जा रहे हैं, 7 नंबर देखो। एक घड़ी में 4:30 बजे, कितने बजे हुए, 4:30, यदि मिनट की सुई, तो आपको मैं आशा करता हूं कि ये तो ज्ञान ही होगा कि मिनट की सुई कौन सी होती है और घंटे की सुई कौन सी होती है। मिनट की जो सुई है वो किस दिशा को इंगित कर रही है, पूर्व दिशा, पूर्व की ओर है, तो आपको बताने हैं घंटे की सुई किस दिशा में होगी। इस टॉपिक में आपको दिशा से संबंधित ज्ञान करवाऊंगा मैं, अच्छे से समझना मेरे साथ। ये चार्ट फीड कर दो दिमाग में, दिशा से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन, सिंगल एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा लाइफ में, ध्यान रखना। हमेशा आपको कागज में ये दिशा बतानी है, उत्तर के जस्ट विपरीत क्या लेनी है, दक्षिण। पूरा लिख देता हूं, उत्तर के विपरीत क्या लेनी है, दक्षिण। उत्तर दक्षिण होगी, इस तरफ दाएं हाथ की तरफ पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा। ये 4 कोनों पर 4 दिशा। अब आपको बीच वाली दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। इन दोनों के जो बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, किनके बीच में, ये उत्तर और पूर्व है, तो इनको बोलेंगे उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे इसको, उत्तर पूर्व। अब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में ये दिशा, तो किन के बीच में आ रही है, दक्षिण पूर्व। इसको क्या बोलेंगे हम, दक्षिण पूर्व। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा। इन दोनों के बीच में, ये किनके बीच में आ रही है, उत्तर पश्चिम, तो ये दिशा किसको इंगित करेगी, उत्तर पश्चिम। किसको इंगित करेगी, उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार ये
ये जो तीर है वो किस दिशा में इंगित करेगा? देखो किनके बीच आ रही है? दक्षिण पश्चिम, तो इस दिशा का नाम क्या हुआ? दक्षिण पश्चिम। अब हम इस जो ये आरेख चित्र है इसकी सहायता से हम समझेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न हमारा क्या है? घड़ी में 4:30 बजे हमें पता है हमारा यहाँ 6, ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ 9, लगभग 4 यहाँ आएगा। घड़ी में 4:30 बजी हुई है, तो हमें पता है घंटे की सुई होगी वो यहाँ होगी 4:30 में, और मिनट की सुई होगी वो कहाँ आएगी? यहाँ। ऐसे बजती है घड़ी में 4:30। अब ये कह रहा है प्रश्न, एक घड़ी में 4:30 बजे है, मैंने बजा दी 4:30। यदि मिनट की सुई, तो आपको पता है जो लंबी होती है वो मिनट की सुई होती है। ये सुई किसकी है? मिनट की। और ये जो सुई है वो किसकी है? मिनट की सुई। यदि ये सुई ये किस दिशा को इंगित करती है? प्रश्न के अकॉर्डिंग किस दिशा को बता रही है? ये प्रश्न में है घड़ी जिस दिशा में लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये पूर्व दिशा है। उसमें कौन सी दिशा है? पूर्व। हमारी पूर्व कहाँ है? ये। तो इसने पूर्व को कहाँ ले लिया? यहाँ ले लिया। तो यहाँ पूर्व यहाँ आया तो दक्षिण आ गया, यहाँ दक्षिण कहाँ गया? ये दक्षिण हो गया। दक्षिण यहाँ आया तो पश्चिम ऊपर चला गया। पूर्व के सामने क्या आएगा? पश्चिम। और दक्षिण के सामने क्या आएगा? इधर क्या आएगा? ऐसे होंगे। अब हमें पता है कि हमसे पूछा गया जा रहा है, देखो घंटे की सुई किस दिशा को बता रही है? तो घंटे की सुई इधर है और इधर वाली दिशा, इधर उत्तर है, इधर पूर्व है, तो इधर वाली दिशा, ये दिशा क्या हुई? उत्तर पूर्व। क्या हुई हमारी दिशा? उत्तर पूर्व है।